जियो यूज कर रहे हो? जियो दे धनाधन। ओके, कौन सा एग्जाम्पल आए थे कल? थर्टी फोर। कार्बोनिल क्लियर ना सबको? कुछ बोल ही नहीं रहे लोग। कार्बोनिल क्लियर ना? ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन compounds. Stability of the complex in the solution refer to the what? Degree of association between two species which is involved in the state of equilibrium. अगर आप complexes in solution देख रहे हो, that means complexes अगर solute है तो कोई एक solvent होगा, तो solute and solvents के बीच में क्या होना चाहिए? Equilibrium. दोनों के बीच में association, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने चाहिए, bond बनने चाहिए. ओके, उस पर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा association, जितना अच्छा equilibrium, उतना ही solubility ज्यादा. The stability is expressed by the magnitude of equilibrium. है ना, बुक में टॉपिक दिया है. ओके, स्टेबिलिटी जो है वो हम इक्विलिब्रियम के मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, आप फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, एसोसिएशन से समझ सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक मेटल लिया, प्लस आपके पास कितने लिगेंड है? 4, और जो कंबाइंड हो गए तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे, दैट इज व्हाट? Ml4. लार्जर इज द स्टेबिलिटी, मतलब देखो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब मेटल एंड लिगैंड कंबाइंड होके कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स में से डिकम्पोजिशन होके वापस मेटल एंड लिगैंड मिल सकते हैं. तो लार्जर इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इफ हायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ Ml4 दैट एग्जिस्ट्स इन द सॉल्यूशन. अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म का इक्वेशन है, अगर Ml4 ज्यादा बनता है इसका मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए तो प्रोडक्ट बन रहा है. अगर एक कम बनता है इसका मतलब कि वो बनने के बावजूद भी डिकम्पोज हो रहा है, और इसीलिए उसका अमाउंट क्या हो गया? कम. इसका मतलब वो खुद ब खुद स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी उसकी कम है. बात क्लियर हो रही है? तो वापस, लार्जर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट लार्जर कब होगा? जब हायर इज द प्रोपोर्शंस ऑफ Ml4. Ml4 हायर प्रोपोर्शंस में होगा, ज्यादा प्रोपोर्शंस में होगा. बात क्लियर? The free metal ion rarely exits in the solution, so that M will be usually surrounded by the solvent molecule, which will be compete with the ligand molecules L and be successively replaced by them. Free metal ion rarely exits in the solutions. Okay? जो मेटल आयंस है वो जनरली रेयरली, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शंस में किसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं? सॉल्यूशन. व्हाई? Because M यानी metal will be usually surrounded by the what? Solvent molecules which will compete with the what? Ligand. Metal ion जो है वो उसके अराउंड वाटर मोलिक्यूल्स हो गए. कौन हो गए? वाटर मोलिक्यूल्स. और वो वाटर मोलिक्यूल्स को निकाल के ही फिर कौन ज्वाइन हो सकता है? लिगैंड. कौन ज्वाइन हो सकता है? तो ये वाटर मोलिक्यूल्स जो है या सॉल्वेंट मोलिक्यूल, मैं अभी वाटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सॉल्वेंट क्या मान लिया? वाटर. तो जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स है उसको किसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा? लिगैंड, जो ऑलरेडी मेटल के साथ कंबाइंड है, एंड सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय देम. और फिर धीरे धीरे करके लिगैंड को निकालते जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके अराउंड क्या आ जाएंगे? एक लेयर या सिथ बना देंगे मेटल के अराउंड. ओके, लेट अस कंसीडर अ स्टेप वाइज एसोसिएशन ऑफ मेटल आयन इन अ लिगैंड एंड लिगैंड्स इग्नोरिंग द व्हिच मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वैसे उसको लिगैंड के साथ कंपीट करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ मेटल और किसकी बात करते हैं? लिगैंड. तो 4, अगर Ml4 टेट्राहेड्रल की बात करने वाले हम, तो पहले एक मेटल के साथ एक ही लिगेंड ऐड होगा. तो द फर्स्ट स्टेप इज M plus L. What do you get? Ml. For this reversible reaction, equilibrium constant equals to, पता है ना equilibrium constant? Concentration of products डिवीजन में concentration of reactants. तो यहाँ पे Ml है तो Ml का concentration डिवीजन में MnL का concentration. आया समझ में? Likewise वापस Ml plus L give you, तो Ml2 का concentration डिवीजन में MlNL का concentration, फिर Ml3 का concentration डिवीजन में Ml2L का concentration. Yes or no? एंड लास्ट में Ml, मतलब ये अगर हम देखें एग्जैक्टली इन लोगों ने बाकी रखा है,
एक्चुअली में एक और रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, Ml4 प्लस, माई मिस्टेक, Ml3 प्लस L, रिवर्सिबल रिएक्शन Ml4, तब जाके K4 क्या बनेगा, K4 क्या बनेगा, Ml4 कॉन्सेंट्रेशन ओवर Ml3 कॉन्सेंट्रेशन ओवर L कॉन्सेंट्रेशन, बनेगा कि नहीं। जनरली अगर इसको एक ही फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यस और नो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3L है तो यहाँ पे 2L है, यहाँ पे 4 है तो सामने 3 है, मतलब यहाँ पे N है तो ओके। और अगर उसका कोई Kn अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये MLN कहाँ आएगा अब, और ये दोनों कहाँ आ जाएंगे नीचे, where K1, K2 डॉट Kn are the step by stability constant। अगर हमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट चाहिए जिसको हम क्या बोलने वाले बीटा, वैसे जिसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही तो हमारा कौन सा कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम। बट अब हम यहाँ पे हमारा पर्पस ऐसा है कि इस इक्विलिब्रियम से हम क्या जानना चाहते हैं कि लिगेंड कितना स्टेबल है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम नाम चेंज करके क्या बोल रहे हैं बीटा, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या बोल रहे हैं स्टेबिलिटी। बट अभी हमने देखा वो स्टेप वाइज था, Ml1 बनेगा, Ml2 बनेगा, Ml3 बनेगा, बट हमारा रिएक्शन तो यही है कि M+4L गिव Ml4, सीधा Ml4। तो ऐसे केस में ओवरऑल स्टेबिलिटी रिएक्शन क्या है, या रिएक्शन सॉरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, तो उसको हम बीटा बोलेंगे। अगर मान लो कि Ml4 की जगह पे अभी हम जनरल ही ले लेते हैं, MLN बन रहा है फ्रॉम द M and लिगेंड L, तो आपने 11th में समझा है, जाना है, बट फिर भी भूल गए हो तो स्टेप वाइज रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको ओवरऑल कांस्टेंट मिलता है। आया समझ में, ओवरऑल कांस्टेंट तभी मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम M+L की बात करें तो आपको क्या मिला था Ml, फिर आप Ml+L की बात करो तो क्या मिलेगा Ml2, इसमें K1 मैं फटाफट से लिखता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ देता हूँ, है ना, Ml था फिर Ml, लिखना इसलिए है क्योंकि आपको वापस भी मुझे लिखना ही पड़ेगा सेपरेशन के लिए। यहां पे क्या था K2, यस और नो। अगर ये दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइंड करता हूं तो MlMl, तो M+L+L, तो क्या बन गया, मैं सिर्फ 2 स्टेप के लिए ओवरऑल ढूंढता हूं, वैसे हमें n स्टेप के लिए ढूंढना है। तो अगर मैं 2 स्टेप के लिए ओवरऑल की क्या बात कर रहा हूँ, K की बात कर रहा हूँ, तो K में क्या आएगा इसके थ्रू Ml2 ऊपर आएगा और M कहाँ आएगा L मतलब L², यस और नो। जो पावर हो, जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, यस और नो। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो Ml2 के नीचे कौन था Ml, तो मैं इसको जानबूझ के Ml से मल्टीप्लाई करता हूँ, Ml से क्या करता हूँ डिवाइड भी कर लेता हूँ, क्लियर। तो बना क्या Ml2 ऊपर है, यस और नो, नीचे क्या है Ml, लाए कि नहीं लाए, और उसके नीचे L² था उसमें से क्या ले लेता हूँ L, वापस ऊपर क्या बचा Ml बचा कि नहीं, नीचे से कौन गया Ml गया, एक M बाकी बचा कि नहीं, यस और नो, L² में से L गया, क्या बाकी बचा L। नाउ यू कैन चेक दिस इज नथिंग बट K2 और दिस इज नथिंग बट, तो आया ओवरऑल जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल, यस और नो। तो लाइकवाइज अगर हमारा ओवरऑल रिएक्शन M+NL गिव्स MLN बन रहा है तो बीटा इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MLN डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L, बट उसका क्या आ जाएगा n पावर, एंड दिस इज नथिंग बट इंडिविजुअल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो थे वो सबका क्या है मल्टीप्लिकेशन। कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है लेकिन यू हैव टू कंसिडर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। पलक पक्का ना, ऊपर नहीं देखा तुमने तो कहां से पता चला, पक्का पता चला, पक्का ना, ओके। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रोनियम आयन Cu क्यूप्रा एमोनियम आयन, ये आपका IUPAC नेम नहीं है, ओके, कॉमन नेम है क्यूप्रा एमोनियम आयन, मतलब कि क्यूप्रा से आएगा कॉपर, एमोनियम से NH4 सॉरी NH3, ओके, NH3 एज अ लिगेंड, तो CuNH3 2+, दिस इज क्यूप्रा एमोनियम आयन obtained by the stepwise addition of what एमोनिया। तो देखो एक मेटल हो गया और लिगेंड 4 हो गए, तो पहले आप 1 ऐड करोगे, फिर 2 ऐड करोगे, फिर 3 ऐड करोगे, फिर 4 ऐड करोगे, एक एक ऐड करते गए 4 आ गया,
मतलब सब में एक एक ही ऐड करना है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। वैसे पहले जो बोला था वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, एक ऐड करोगे 2 ऐड करोगे तो बढ़ जाता, बट एक एक ऐड करते गए और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बनता गया। तो यहाँ पे जो आपके कांस्टेंट है वो K1, K2, K3, K4 बनते गए, है ना, सक्सेसिवली रिएक्शन। और फिर जो आपको बीटा मिला लास्ट में वो क्या मिलेगा, तो जो आपका ये लास्ट वाला था प्रोडक्ट होगा CuNH3 2+, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसको बनाने के लिए आपने एक Cu यूज किया होगा और दूसरे NH3 4 यूज किए होंगे, तो Cu2+ और NH3 का 4 पावर। Addition of this 4 amine group to the copper shows a pattern found for the most formation constant in the successive stability constant going to be decrease। अब यहां से जो हमने amine group ऐड किया तो एक पैटर्न मिला कि धीरे धीरे stability constant क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे यू कैन सी पहले 4 था, फिर 3.2 लॉग के साथ दिया गया है, 2.7, 2, ओके, लाइकवाइज वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। अब आपको पता है कि अगर आप ऐसा लिख रहे हो B4 इक्वल्स टू K1, K2, K3, K4, अगर आप इसको क्या लगाओगे, लॉग, तो इधर भी सबको क्या लगेगा, ओके। अगर लॉग मल्टीप्लीकेशन, लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो यस, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4, मतलब कि 1, 2, 3, 4 का समेशन, दैट इज 11.9। मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है क्योंकि लॉग लग गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, समेशन। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल टू द विच कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो आपको एमसीक्यू में अगर आए कि फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CuNH3 for the complex compound CuNH3 upside twice plus stability constant is 11.9, then what is dissociation constant? स्टेबिलिटी कांस्टेंट मैंने 11.9 दिया, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/11.9, रेसिप्रोकल 1/11.9। कोई डाउट, कंफर्म, ओके। इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सबसे पहले कहां पे यूज होते हैं, कौन कौन सी फील्ड है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन, मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, फोटोग्राफी, बायोलॉजिकल सिस्टम, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो द सिमिलर कलर्स रिएक्शंस गिवन बाय द मेटल आयंस विद chelating agent as a result of formation of coordination entities form a basis for their detection as well as estimation by classical and instrumental methods of analysis। ये जो कॉम्प्लेक्स है, खास करके ऐसे लिगेंड जो चिलेट है, साइक्लिक फॉर्म में है, जो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसकी वजह से हम डिटेक्शन के लिए लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एनालिसिस करने में काम आते हैं। नॉन कंपाउंड्स में एनालिसिस करनी है, डिटेक्शंस करना है, तो ये काम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे कि रिएजेंट सच एज एल्टा, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम्स, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थेनॉल, क्यूप्रोन, ये सब एनालिटिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, एनालिसिस करने में यूज आते हैं। एडटा मतलब इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, which is used in a complexing agent for the analysis of metal ions such as, मानो कि कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें आप एल्टा ऐड कर दे तो कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है, तो समझो उस हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका फिर स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, तो आपको उसका फॉर्मूला पता चल जाएगा और वहां से आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। जैसे कि Ca के ऊपर +2 है, Mg के ऊपर +2 है, ओके। तो हम मेटल आयंस के डिटेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे Ca+2, Mg+2, ऐसे मेटल आयन के डिटेक्शन में हम यूज कर सकते हैं। आपने आपने केमिस्ट्री की लैब में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, 2 टाइप के नॉन सब्सटेंस आपको दिए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो, टेस्ट करते हो एंड देन पता लगाते हो कि कौन सा आयन प्रेजेंट है। तो इस तरह से Ca+2, Mg+2 के डिटेक्शन में यूज हो सकता है। कौन, ओके। दिस आयंस फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द एटा। हार्डनेस ऑफ द वाटर इज एस्टिमेटिंग बाय द सिंपलेस्ट टाइट्रेशन विथ N2 एटा। अगर हम N2 एटा के साथ टाइट्रेशन करें तो वहां से हमें आइडिया आ सकता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर कितनी है। क्यों, व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, Ca+2 एंड Mg+2 सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर, तो एटा ऐड करने से Na2 एटा, तो Na+ डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, Na+ हार्डनेस नहीं क्रिएट करता वाटर के अंदर, ओके। बट
एट्रा जो बाकी बचा वो एट्रा किसको निकालेगा, Ca+2 एंड Mg+2। तो वहां से पता चलेगा कि कितना एट्रा यूज हो रहा है और किस हिसाब से उसके अंदर Ca+2 Mg+2 सॉल्ट प्रेजेंट है। The selectively estimation of this ion can be done due to the difference in stability constant of calcium and magnesium। ये दोनों में भी कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों के रिएक्शन तो सेम है, तो दोनों के स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे है, डिफरेंट। तो वहां से पता चल जाएगा कि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है। मेडिसिन ट्रीटमेंट of problems caused by the presence of metal in a toxic proportions in a plant and animal is done by the use of chelate therapy। कौन सा थेरापी से, चिलेट थेरापी से हम उसको क्या कहते हैं, क्योर करते हैं। तो उसमें हम कॉम्प्लेक्सेस यूज करते हैं। नंबर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, कॉपर एंड आयन आर रिमूव्ड बाय द चिलेटिंग एजेंट दैट इज डी पेंसिलेमाइन। कभी कभी क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल लैब्स में जो लोग काम करते हैं, मेट्रोलॉजिकल लैब्स तो आपको पता चल गया होगा, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मेटल्स को प्रोड्यूस करे, है ना, माइनिंग जहां पे होती रहती हो तो वहां पे भी मेटल पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, यस और नो। और वो अगर ब्रेथ के थ्रू बॉडी के अंदर चला गया तो ये मेटल हमारे लिए टॉक्सिक बन सकता है। ऐसे पेशेंट को क्योर करने के लिए हम पेंसिलिनम, जैसे कि अगर कॉपर एंड एफी के माइनिंग में वो लोग काम करे और उनके बॉडी में कॉपर और एफी का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है डायरेक्ट मेटल का, तो हम उसको मेडिसिन में देते हैं डी पेंसिलिमाइन। क्या लेते हैं बराबर, या तो एन डी यस फेरोक्साइन बी, ओके, वाया फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अब ये दोनों क्या करेंगे, चिलेटिंग एजेंट है, वो इस CuNFA के साथ क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और फिर बॉडी में से उसको निकाल देंगे। क्लियर हुआ। एट्रा इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच वन, PB, lead, that is again poison for the body। Okay, cisplatin and related compounds effectively inhibits the growth of ट्यूमर्स। इस cisplatin भी अगेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है बॉडी के अंदर, और जो ट्यूमर्स होते हैं उसके ग्रोथ को क्या कर देता है, स्टॉप करता है, या तो फिर उसको कम करने का ट्राई करता है। मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स लाइक AG एंड AU यूज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मेट्रोलॉजी टॉपिक याद आ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर वाले दो इक्वेशंस थे जो उसी चैप्टर में 2 बार यूज हो गए थे। कहा, साइनाइड वाला, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट आया था, वहीं पे पहली बार मैं बोला था कि हे बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आगे जाके पढ़ने वाले। एंड द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज लिचिंग। या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और के अंदर लिचिंग प्रोसेस था लास्ट में, है ना। गोल्ड फॉर एग्जाम्पल कंबाइंस विद द साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड देन फॉर्म AgCN2-। फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करते थे, इसके साथ Zn यूज करते थे, और ZnCN2 बना देता था और Ag लिबरेट हो जाता था। ओके, गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन अ मेटालिक फॉर्म बाय from this solution by addition of what, zinc। Purification of the metal can be achieved through the formation and subsequent decomposition of their coordination compound। For example, impure nickel is converted to NiCO4 and which is again decomposed to yield which nickel, which process? Very good, Van Arkel process। This is the type of attention, this is the preparation। अभी तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे लोग सोचना भी स्टार्ट करो, उससे पहले उसको आइडिया था। दिस अगेन कवर्ड चैप्टर नंबर 6, लास्ट में था प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में, है ना, वान आर्केल मेथड। हमने उसमें देखा था कि हम एक ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस यूज कर लेते हैं सेपरेशन के लिए, मेटल और इंप्यूरिटीज के बीच में ज्यादा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस ना हो, तो हम वो मेटल एंड इंप्यूरिटीज के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करेंगे जो सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन करे और वो कंपोनेंट वॉलेटाइल हो। कैसा हो, जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो कैसा हो, वॉलेटाइल, और फिर वो निकल जाए। तो जैसे निकल और उसके साथ इंप्यूरिटीज है, तो हमने उसके अंदर CO ऐड किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो NiCO4 बन गया विच इज वॉलेटाइल, वो बाहर निकल गया। फिर हम उस NiCO4 का डिकम्पोजिशन करेंगे। तो हमने बोला था हम ऐसे काम करेंगे कि बॉन्ड जल्दी से बनना चाहिए, हम ऐसे भी काम करेंगे कि बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बनना चाहिए कि वापस टूटे ही ना। फिर वो NiCO4 का डिकम्पोजिशन करेंगे, यू विल गेट द निकल। आपको क्या मिल जाएगा, निकल। बोलो को डाउट है, कंफर्म। तो दैट प्रोसेस नेम इज वान आर्केल प्रोसेस, और उसी के नीचे वापस उसी के जैसा था लेकिन उसका नाम था मोंड प्रोसेस, जो घर पे जाके आपको अच्छे से चैप्टर 6 रिवाइज करना है ना।
और थोड़ा पक्का बन जाओ और अटेंशन पूरा चाहिए। फोटोग्राफी वापस आया, जो यूज नहीं हो रहा है आज के काम में, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी डेवलप फिल्म फिक्स्ड बाय द वॉशिंग विद द हाइपो सॉल्यूशन विच डेवलप्स which dissolves the undecomposed AgBr to form the complex AgH2O3 twice 3-. In short, वो सरफेस पे AgBr जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स है उसका सॉल्यूशन रखते हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्स बना के बाकी हाइपो सॉल्यूशन जो है वो वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। इन शॉर्ट वो डिसॉल्व होता है बाय अनडिकम्पोज ऑफ AgBr टू फॉर्म द विच कॉम्प्लेक्स AgH2O3। AgBr डिकम्पोज होगा, वो Ag प्लस में कन्वर्ट होगा एंड देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, उस हिसाब से कलरिंग प्रिंटिंग होगी। बोलो। ओके, 1 आर्केल में कौन था? जिंकोनियम था, पक्का? देखा तो ठीक है, चेंज हो गया है। ओके, मॉन्ड में निकल आएगा और 1 आर्केल में कौन आएगा? जिंकोनियम। जिंकोनियम में क्या ऐड करना था? आयोडीन, ZrI4, वो भी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो। बायोलॉजिकल सिस्टम, द ग्रीन पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस विच दे आर क्लोरोफिल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एंड दैट्स व्हाई मैग्नीशियम एज अ मैक्रो न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स को मैक्रो न्यूट्रिशन में मैग्नीशियम की जरूरत रहती है। हीमोग्लोबिन विच इज रेड पिगमेंट इन द ब्लड act as an oxygen carrier is a coordination compound of what? Iron. हीमोग्लोबिन कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? कौन से मेटल का? आयन। ओके। विटामिन B12 जिसका साइंटिफिक नेम काफी बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्या नाम है? साइनोकोबालेमाइन, द एंटी पर्निशियस ऑफ एनीमिया फैक्टर्स इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ व्हाट? कोबाल्ट। वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एंड कार्बोक्सी पेट, मैसेज करूंगा। ओके, चलो कहां पे थे हम? हाँ, तो वो काफी बार पूछा गया है कि B12 का साइंटिफिक नेम क्या है। फिर कार्ब ऑक्सीपेप्टाइड्स या पेप्टिडाइज, ओके, पेप्टिडेज ले लो, दैट इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेस catalyst for the which one? Biological systems are metalloenzymes of the word जिंक। वो वन टाइप ऑफ एंजाइम है। इन्वर्टेज जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है उसको एज लग जाता है और वो एंजाइम होते हैं। ओके, तो ये भी एक एंजाइम है जो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ क्या है? जिंक। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट फॉर many industrial processes. Examples include रोहिडियम कॉम्प्लेक्स, दैट इज PH3P thrice RHCl, इसमें ये आया रोहिडियम, ओके, विच इज नथिंग बट अ विल्किंसन कैटालिस्ट विच इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। बोला था ना वो एसिटीन इथिन टू एसिटाल्डिहाइड आया था बीच में, विल्किंसन एजेंट। बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया मैंने। विल्किंसन कैटालिस्ट बताया गया था जिसमें इथिन टू एसिटाल्डिहाइड मतलब इथेनॉल, वो रिएक्शन आया। हाइड्रोजिनेशन ऑफ व्हाट? अल्किन्स। अल्किन्स को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? अल्डिहाइड। उसके लिए विल्किंसन का जो रिएक्शन है उसमें विल्किंसन कैटालिस्ट यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द सिल्वर गोल्ड मच मोर स्मूथली एज इवनली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट?
कॉम्प्लेक्सेस लाइक AgCN एंड AuCN माइनस वाले जो आपके कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन है उसमें आप जिंक रख दो, तो जिंक Au की जगह ले लेगा और Au बाहर निकलेगा, बाहर निकल के क्या होगा, जिंक की सरफेस पे कोटिंग करेगा। आया समझ में? चलो, तो हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक्सप्लेन दैट कॉम्प्लेक्स TiH2O6 3+ violet in a color and the basis of crystal field theory. This is application based question. This is not straightforward question. अभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट 35 पे क्लियर हो गया, बराबर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन जो मार्च 2020 में पूछा गया है उसमें आपको आपकी स्किल काम आएगी। मैं बोलता हूं ना, पूरे पेपर में आपको कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें स्किल चाहिए। अब इसमें डायरेक्ट आपको पूछा नहीं है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट क्या पूछा है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई इट इज इन अ वायलेट कलर अकॉर्डिंग टू विच वन। मतलब आपको इनडायरेक्टली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी लिखने को नहीं पूछा है, आपको ये पूछ रहा है कि शो कीजिए कि कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं, क्यों? तो वो किसने समझाया था? कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ, यस, कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स CFT से एक्सप्लेन किया था, वो स्प्लिटिंग करके वो एक्सप्लेन करना है, तो आपको वहीं पे मिलेगा। समझ में आया? वो T2G लेवल में से एब्जॉर्ब किया था एंड देन कहा गया था EG लेवल में, बराबर। चलो, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल्स, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बॉन्डिंग सिग्मा पाई, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन जाएगा। आया समझ में? ओके। उसके बाद 2 महीने बाद वापस एग्जाम होती है, 2 बार भी दे सकते हो एक साल में, है ना। जिनके मार्च में रह गई वो अगस्त में, तो अगस्त में भी भारी भरकम आ गया, मतलब भारी भरकम इन द सेंस डायरेक्ट नहीं आया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ VBT स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड hybridization, magnetic property with the calculation of magnetic dipole value and state the type of spin present in the FeCN63-। जितने क्वेश्चन है वो सब मार्क्स है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स करेगा, लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करना पड़ेगा, वो भी मार्क दिलाएगा। मतलब इधर 1 2 3 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 4 एंड टाइप ऑफ स्पिन 5 तो दिए, मतलब 3 मार्क्स में दिए हो तो सबका आधा आधा मार्क्स तो है ही। अब जितना नहीं लिखोगे उतना मार्क्स कटेगा। एक मिनट।
ओके। हाँ, तो देखो 5 चीज मैंने ढूंढ के बताई और 5 के मार्क्स है, मतलब कि जो भी छोड़ा उससे मार्क्स कटते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लो, ये है ना बोनस क्वेश्चन है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पकड़ में आ गया तो ये क्या है, 5 चीज 5 लाइन में भी खत्म हो सकती है और हाफ हाफ मार्क्स मिल सकता है, मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन से कंप्लीट हो सकता है और अच्छे मार्क्स गेन करवा सकता है। बट द थिंग इज, जितना अच्छा बोनस दिख रहा है उतना अच्छा बोनस लेके भी जाता है। इसमें से जो जो चीजें नहीं आई वो मार्क्स निकलते जाएंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आई, मार्क्स निकल जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना नहीं आया, मार्क्स निकल जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते, बट ऐसे चीजों में हम मार्क्स नहीं जाने देंगे, दैट इज आवर गोल। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, FeCN6 3 माइनस, तो -1 × 6, -6 ऊपर गया तो +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले Fe का कन्फिग्रेशन आ गया Ar4s2 3d6, यस और नो। वैसे हम 3d6 4s2 लिखते थे, बराबर ना। फिर +3 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन Sk और D के 6 थे, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3d क्या हो गया 5। उसका कन्फिग्रेशन बताया हमने ड्रॉ करके, Cn माइनस बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो क्या होगा, पैर होगा। तो ये जो 5 थे वो पैर में आ गए, यस और नो। और फिर ये जो बाकी के d ऑर्बिटल्स थे वहां से लेके p ऑर्बिटल्स D2sp3 उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया, D2sp3। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स सोर्स द पैरामैग्नेटिज्म आ गया। देखो ये कन्फिग्रेशन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिज्म का वर्ड आ गया। कैलकुलेट करना है 1 × 1 + 2 √3 1.73 आ गया। और 3D इन्वॉल्व हो रही है, दैट्स वाई लो स्पिन और इनर। देखो आ गया ना सब, जितना भी पूछा था। अब देखो अगस्त में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी ए जो ए क्या है, क्या भाई तू पूरी महाभारत खत्म होने के बाद VBT में क्वेश्चन ए, हमने हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, हाइब्रिडाइजेशन VBT एक्सप्लेन कर रही है। बट तेरा D4 D5 कन्फिग्रेशन में कुछ में ऐसा क्यों, कुछ में ऐसा क्यों, जैसे CN में क्यों वो पैर हो जाता है, फ्लोरीन में क्यों पैर नहीं होता है, वो क्यों वाला आंसर CFT देता। अब समझ में आया। बाकी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं वो तो कौन बताता था, कौन सा थ्योरी बताता था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब क्लियर हुआ ना दिमाग में, अभी भी अच्छा हुआ, लास्ट टाइम पे भी एक बार क्वेश्चन आया तो क्लियर हो गया। ऐसा कुछ भी पॉइंट लूज लगे तो आपको पूछ लेना है, लेकिन रखना नहीं है अंदर, है ना। बाकी कल परसों भी VBT में तुमने पूछा था ना कुछ क्वेश्चन। हाँ, तो अब क्लियर हो गया CFT क्या है, दैट इज द एप्लीकेशन कि ए D5 कॉन्फ़िगरेशन में कुछ में ऐसा क्यों और कुछ में ऐसा क्यों आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करने का एक टेक्निक है या एक थ्योरी है। ओके चलो, और इसमें आपको तो सीधा आइसो, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो और बैकअप क्वेश्चन है। इसमें क्या करो, ड्रॉ करो ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ CO Cl2 An2+। ओके, तो आपको आपको ये देख के ना बहुत मजा आएगा। कुछ लोग अपना दिमाग चारों आसमान पे दौड़ाते हैं, बोलते हैं Cl2 En2 है ना, मतलब कि वो 4+2+4 वाला है, क्योंकि En तो 2 होता है एक, तो 4+2 वाला है, तो 4+2 वाला सर सिस और ट्रांस, तो सिस और ट्रांस ड्रॉ करके आते हैं। ऐसा नहीं पूछा है आपको, ऐसा पूछा है कि ऐसा एक ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना है। मतलब 2 आइसोमर्स तो हो गए सिस और ट्रांस, बट उसमें से ऑप्टिकल कौन सा है जिसकी मिरर इमेज बनेगी, क्या बनेगी, तो देखो सिस, इसकी क्या बनने वाली है, मिरर इमेज। देखो En हो गया, आप ऐसे करके En भी लिख सकते हैं, और ऐसे करके क्या लिख सकते हैं En। ओके, अब इसमें देखो Cl2 है ना, तो यहां पे क्या आना चाहिए Cl, तो Cl साथ साथ में आ गया, तो क्या हो गया, नहीं हसीस हो गए। अगर इसको मैं यहां पे ऐसे रखूं तो वो कौन से साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, यस और नो। यहाँ पे लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड चला जाएगा, तो इसकी मिरर इमेज भी पॉसिबल है। बट जस्ट थोड़े टाइम के लिए सोचो कि अगर ऐसे कुछ रखते, यहाँ पे Cl रखते और यहाँ पे Cl, और यहां से ऐसे करके En, और यहां से ऐसे करके En रखते, आया समझ में, तो ये ट्रांस हुआ। अगर उसका ये रखते मिरर इमेज, तो यहां पे क्या होता Cl, नहीं सॉरी इस साइड Cl, इस साइड Cl, और इधर ऐसे करके En, इधर करके En। तो आप बोलोगे सर ये तो क्या इसका उल्टा हो गया, लेकिन पता है हम आगे पढ़े थे उल्टा होके रोटेट करके उसके ऊपर रखने का, तो सुपर इम्पोज हो जाएगा।
ए उल्टा तो हो गया, लेकिन उसको उल्टा रिवर्ट करके उसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज, है ना। और सुपर इम्पोज हो जाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा नहीं। कौन से चैप्टर में पढ़े, 10th चैप्टर में पढ़े। कौन से चैप्टर में पढ़े, 10th। अब जिनका 10th नहीं पढ़े वो ध्यान रखे, थोड़ा वेट करे, आ जाएगा लाइफ में, है ना। मिरर इमेज सीधा दिखने से नहीं समझना है कि मिरर इमेज, इसको आप वापस उल्टा कर दो और फिर इसके ऊपर रखने का ट्राई करो तो क्या सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ, तो वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा नहीं, इसलिए सिर्फ कौन सा चांस बना, सिस। बात क्लियर। तो इसमें आपको मार्क्स मिलेगा। और सिस और ट्रांस जो ड्रॉ करके आया उसका तो पहले से ही पता चल गया कि उसने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको एक ऐसा आइसोमर ड्रॉ करना है जो ऑप्टिकल भी हो। तो जियोमेट्रिकल से सिस और ट्रांस निकलता है, उसमें सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी आती है, सिस की। बात क्लियर हो रही है। चलो, गिव एविडेंस ऑफ CONH3,5Cl and CONH3,5SO4Cl आर आयोनाइजेशन आइसोमर। इन लोगों ने दोनों ड्रॉ किए, बट ये NH3 क्यों ले रहे हैं, 2Cl। ओके, तो मैंने यहां पे जो ट्रांस लिया था ना वो तो लिया ही नहीं है, ट्रांस में 2 आए, देखो सिस तो ये है ही है, बट मैंने ACl लिया था, वो Cl नहीं है। यहाँ पे NH3 गलत है, यहाँ पे Cl आएगा, तो ये वाला भी तो ट्रांस हो सकता है। और इसका भी इन लोगों ने क्या किया, जियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है ऐसा कंसिडर किया, बट इसमें भी रोटेट करो तो ये तो होने ही वाला नहीं ना, ऑप्टिकल आइसोमर कहाँ होगा। देखो, अगर इसका इमेज करेंगे तो NH2 का तो लेफ्ट एंड राइट होगा, तो वैसे का वैसा ही मिलेगा, सेम मिलेगा। ड्रॉ ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ये गलत लिखा है। हम अब ये बुक है इसलिए मान रहे हैं, बाकी तो सिस ही महीना आएगा। क्या आएगा, सिस। जियोमेट्रिकल हो और ऑप्टिकल हो वैसा तो कौन सा है, सिस, क्योंकि देखो इस ट्रांस में भी सेटल नहीं हो रहा है, इसकी मिरर इमेज सेम टू सेम आएगी जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज। ओके, यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो आपको आगे दिया ही है, आप इसमें क्या लिखोगे, अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करता हूं तो SO4 2 माइनस आयन मिलता है, और इसमें Cl माइनस, दोनों आयन सेपरेट मिलते हैं, बल्कि केमिकल फॉर्मूला रिमेन सेम, एंड दैट्स व्हाई बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स टू ईच अदर। इज इट क्लियर। इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, एंड अब हम कल मिलेंगे, तब तक सबका गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।